तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटर नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। प्यारे मित्रों, कई मित्रों के अनुरोध पर मुझे कुछ बेहतरीन प्रश्नोत्तरी लाने का मौका मिला है। ये संपूर्ण हिंदी साहित्य निचोड़ सीरीज है, ठीक है। यानी कि इस यहाँ पे आप जितना भी हिंदी भाषा और उसका विकास से आप तैयार करते हैं प्रश्नोत्तरी, उसका निचोड़ में ला कर रख रही हूँ, ठीक है। उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे लाके रख रही हूँ। तो बिल्कुल आप प्रश्नोत्तरी के साथ बने रहिएगा। ये प्रश्न बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके आगामी परीक्षा के लिए। ओके, तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, ठीक है। तो सामी, हामी, भारोपी, काकेसी या पापुई। तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि 2 सेकंड के अंदर आप आंसर लगा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर वो 2 नंबर करेक्ट है। भारोपी परिवार की भाषा है हमारी हिंदी। फिर आगे अगला प्रश्न फिर हमारा आता है। आप ध्यान से वीडियो को देखना और आप बताना कि आपको ये जो क्लास है बंधु वो कैसी लगी। ओके, आप मुझे बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लास अच्छे से दिखे। अगला प्रश्न आता है कि भारोपी परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? तमिल, संस्कृत, लैटिन, ईरानी। आपको 10 सेकंड का टाइम मैं देती हूँ। 10 सेकंड के अंदर उम्मीद करती हूँ आप अपना आंसर चयन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा 1 नंबर करेक्ट है कि तमिल जो है वो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तमिल द्रविड़ परिवार की भाषा। नेक्स्ट है, भारोपी भाषा परिवार का एक वर्ग सतुम किस भाषा शब्द का है? बताना है आपको। संस्कृत का है, आविस्ता का है, ग्रीक का है, लैटिन का है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से वही 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो पॉज करके और अपने राइट आंसर का बंधु चुनाव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आंसर निकल कर आता है। उम्मीद करती हूँ आपने चयन कर लिया है। यदि आपने कर लिया है तो आप मुझसे पहले भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम हमारा जो करेक्ट आंसर था ये था। तो भारोपीय भाषा परिवार का एक वर्ग सतुम जो है वो अवेस्ता के शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। अवेस्ता शब्द के अंतर्गत आता है। 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन शामिल नहीं है? तो 4 नंबर का उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पे राइट आंसर का चुनाव करेंगे। तो अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में जो शामिल नहीं हैं वो हैं शिव सिंह सेंगर। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसके वर्णों पर सिरोरेखा नहीं लगती थी। इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ। नगरों में प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई। इसका प्रयोग भारत में लगभग 10वीं शताब्दी से मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस आंसर का चुनाव किया होगा। मैं भी फिर से आपको 10 सेकंड देने का प्रयास कर रही हूँ और आप अपना आंसर लगा लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो 1 नंबर होगा कि इसके वर्णों पर सिरोरेखा नहीं लगती है। क्यों चलते हैं अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का एक भेद ब्राचड़ किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट है यहाँ पे नमिसाधु होगा, मार्कंडेय होगा, याकोबी या फिर तगारी। आपने अपना आंसर का चुनाव कर लिया है। 6 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर आता है बंधु वो 1 नंबर आएगा करेक्ट, नामिसाधु, ठीक है। नामिसाधु हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है। प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है कहाँ से? 9वीं सदी से, 11वीं सदी से, 12वीं सदी से या 10वीं सदी से? तो हिंदी भाषा का जो वास्तविक आरंभ माना जाता है बताना चाहूँगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आपने उम्मीद करती हूँ चुनाव किया होगा। 11वीं सदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द जो संस्कृत से निकलकर प्राकृत में से होते हुए सीधे हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? तद्भव, रूढ़, यौगिक या समानार्थी। आपको फिर से 10 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका चयन कर लिया होगा इस उत्तर का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है यहाँ पे, तो राइट आंसर हमारा है 1 नंबर, वो है तद्भव। जो संस्कृत के शब्द हैं प्राकृत से होते हुए सीधे हिंदी में आ गए हैं। ओके, 1 नंबर करेक्ट है। अगला है, राजभाषा का सही तात्पर्य है, ठीक है। राजभाषा का सही तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका आंसर आप चुनने का प्रयास करेंगे। सरकारी कर्मचारियों में से प्रयुक्त भाषा, किसी राज्य विषय की भाषा, विशेष नियमों के आधार पर बनाई गई भाषा या फिर सर्वसाधारण की भाषा।
तो यहाँ पे तो कुछ चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे 9 नंबर का करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु, वो 1 नंबर आता है यहाँ पे कि सरकारी कर्मचारियों में प्रयुक्त भाषा क्या है, हमारी राजभाषा है। अगला प्रश्न आता है कि आभीर से तात्पर्य है, डिंगल भाषा का एक छंद है, डॉक्टर याकोबी द्वारा दिया गया अपभ्रंश का एक भेद है, पिंगल भाषा में रचित उत्कृष्ट लोकगीत है, या नाम साधु द्वारा होगा, ठीक है, द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक प्रमुख भेद है। तो 10 नंबर का आपने करेक्ट आंसर लगाया होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर की, नम साधु द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक प्रमुख भेद है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा का नाम दिया है, ठीक है, किसे परदेसी भाषा कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है, ये आपको देखना है, खड़ी बोली को, अंग्रेजी को, संस्कृत को, या फिर उर्दू को। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा इसके लिए निकल आता है, उम्मीद करती हूँ आपने लगा लिया होगा, ठीक है। खड़ी बोली को इन्होंने क्या बोला है, खड़ी बोली को इन्होंने परदेसी भाषा कहा था, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है अंग्रेजी और खड़ी बोली में, जहाँ तक मैंने सुना खड़ी बोली के लिए, पर थोड़ा मुझे अंग्रेजी और खड़ी बोली में डाउट लग रहा है। अंग्रेजी को मेरे ख्याल से उन्होंने परदेसी भाषा कहा था, या मैं थोड़ा डाउट में हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना। वैसे पर 168 यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका निकल आता है 1 नंबर, इसका 1 नंबर ही निकल कर आता है 11 नंबर का, ओके, खड़ी बोली ही निकल कर आता है, पर आप बताना मुझे, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 8वीं शताब्दी में, या फिर 11वीं शताब्दी में। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने चयन कर ही लिया होगा, ये 6वीं शताब्दी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? अब वीडियो को जल्दी से पॉज करो और आप आंसर का चयन करो कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके आंसर का चयन करो। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो 13 नंबर का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है बंधु, यहाँ पे पाली हमारा करेक्ट हो जाएगा कि माधवी जिसका वैकल्पिक नाम वो पाली है। किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? मेवाती, मालवी होगा, ठीक है, ये मालवी, और यहाँ पे जयपुरी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने अपना राइट आंसर का चुनाव कर ही लिया होगा बंधु। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट होगा, मारवाड़ी। मारवाड़ी को क्या किस नाम से? प्राचीन डिंगल के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न आता है कि किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? जयपुरी में, कन्नौजी में, बांगड़ू में, या गुजराती में? तो फिर से आपको 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है और आप अपने राइट आंसर का चुनाव कर लीजिए, ठीक है, कि आपने क्या लगाना है, कन्नौजी, बांगड़ू, गुजराती। तो इसका करेक्ट आंसर जयपुरी हो जाएगा, ओके। अगला है निम्नलिखित में से किस बोली में प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा खंड की रचना हुई? बांगड़ू में, बनाफरी में, मारवाड़ी में, या फिर मगही में? तो ये आपका चैलेंज प्रश्न है और सभी लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये आपका कैसा प्रश्न है बंधु? ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है, ओके। तो आप लोग इसका आंसर बताना। और शिष्ट समाज की भाषा का संस्कृत से भेद प्रकट करने के लिए जन सामान्य की भाषा को प्राकृत की संज्ञा दी गई है, किसका कथन है? उदय नारायण तिवारी का, भोलानाथ तिवारी का, गुलेरी जी का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना चाहूँगी, उदय नारायण तिवारी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसकी भाषा को पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया है? सरहपा की भाषा को, कणापा की भाषा को, स्वयंभू की भाषा को, या फिर अमीर खुसरो की भाषा को? तो आप चाहें तो इसका आंसर भी दे सकते हैं कि किसकी भाषा को यहाँ पे पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 4 नंबर, अमीर खुसरो की भाषा को पश्चिमी हिंदी कहा गया है। अब आपको पता है कि जैसे गाथा, ये बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न, ठीक है, जैसे गाथा कहने से जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से किसका बोध होता है? तो यहाँ पे सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, लौकिक संस्कृत का, पाली भाषा का, अपभ्रंश का, फिर परिनिष्ठित हिंदी का। बंधु आपको बता दूं ये बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है और मैं चाहती हूं कि आप इसका आंसर बताएं। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है यूजीसी नेट का, पीजीटी, टीजीटी का, तो 19 नंबर का आंसर मैं चाहती हूँ कि आप ही लगाएं, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, अपभ्रंश, या परिनिष्ठित खड़ी बोली? अगला है भारोपी परिवार की शाखा नहीं है। तो यहाँ पे कौन भारोपी परिवार की शाखा नहीं है?
ये भी इसका आंसर भी आप उम्मीद करती हूँ लगाएंगे। अल्बानी है, ग्रीक है, इटालिक है या फिर बांतु है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, बता दूँ आपको 4 नंबर करेक्ट है। जो बांतु है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। सतम वर्ग की शाखा नहीं है भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक और हिटाइट हित्ती या फिर अर्मीनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है वो उम्मीद करती हूँ आपने लगाया होगा, हिटाइट हित्ती करेक्ट है, जो कि सतम वर्ग की शाखा में नहीं शामिल है। छांदस के नाम से किसे जाना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को या फिर अथर्ववेद को। तो यहाँ पे भी आपको इसका उत्तर पता होगा। करेक्ट आंसर आपको पता है ऋग्वेद। नेक्स्ट है प्राचीन या प्राकृत के प्रथम प्राकृत के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पाली है, जिसको प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि खड़ी बोली पंजाबी और ब्रज भाषा के मिले जुले रूप किस ग्रंथ में मिलते हैं? दोहा कोश में, देसी नाम माला में, वर्णनात्मक में या फिर बीजक में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देसी नाम माला। आज का अंतिम प्रश्न है, डेली में आपको टॉप 25 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से देने का प्रयास करूंगी। मैंने ये बोलियों को लेकर नहीं लिया क्योंकि मुझे इतना उम्मीद है कि बोलियों से संबंधित आपको आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है या कौन सी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसका आपको ऑलरेडी संज्ञान हो चुका है। जैन साहित्य वर्तमान साहित्य के साथ कौन सी परंपरा को जोड़ने वाली कड़ी है? प्राकृत साहित्य की परंपरा, पाली साहित्य की परंपरा, खड़ी बोली साहित्य की परंपरा या फिर अपभ्रंश साहित्य की परंपरा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 4 नंबर, खड़ी बोली साहित्य की परंपरा को की कड़ी को जोड़ने का काम करती है जैन साहित्य और वर्तमान साहित्य। ठीक है, दोनों यहाँ पे हमारे ये राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ओके, तो ये क्लास आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके जाना है, ताकि बंधु मेरा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपके पास भेज दे, ताकि किसी को आपके पास वीडियो शेयर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो शेयर कर देगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।